नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो तो हमने भारत और अमेरिका के संबंध पढ़े, भारत और रूस के संबंध पढ़े, भारत और चीन के संबंध पढ़े और पता है आज की क्लास में हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों को पढ़ने जा रहे हैं। तो पता है क्या होता है, जो देश पहले से ही अलग-अलग सीमाओं से निर्मित हैं, उनके बीच में रिलेशन बनाना आसान है। लेकिन उस देश के साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाए, जो देश पहले कभी हमारा ही भाग था, जो कभी पहले एक थे, उनके बीच में अब रिलेशनशिप कैसे स्थापित की जाए, समस्या ये आती है। लाइक दैट हम अपने पड़ोसियों से तो संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जब भाई भाई से ही लड़कर अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर ले, तो उनके बीच में संबंधों को कैसे बांटें। इस वाले चैप्टर का जो मूल विषय है वो यही है कि जिस प्रकार से घर में भाई भाई के बीच में बंटवारा होता है और उस बंटवारे के बाद जो तनाव रहते हैं वो पूरी जिंदगी भर रहते हैं, उसी प्रकार से हम सभी जानते हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी ये पूरे पूरे एक ही भूखंड के हिस्सा हुआ करते थे और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप ये भिन्न भिन्न भागों में बट गए। और आज जो शत्रुता का माहौल हमें चहु और दिखाई देता है, उसे एक धर्म का जो है रंग चढ़ाया जा रहा है, जबकि धर्म के आधार पर तो कोई मतभेद रहे ही नहीं हैं। मतभेद रहे हैं तो सीमाओं को लेकर रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आशा है चीज़ें आपको समझ में आएंगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले चैप्टर में एक दिया गया है इंट्रो। तो इंट्रो कुल मिलाकर हमें यही बताएगा कि आगे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। फिर भी इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तो देखिए, जब भारत और पाकिस्तान संबंध की बात आती है तो प्रश्न यही उठता है कि इन दोनों देशों के बीच में संबंधों को कैसे समेटा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है वो प्यार और नफरत का रिश्ता है, जबकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये अलग अलग भाइयों के रूप में काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसे कि पारिवारिक संपत्ति की वजह से ही मतभेद हो जाते हैं, वही मतभेद इन दोनों का रहता है। कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के संबंधों को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमेशा ही होती रहेगी, इसका कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर ये ख़त्म होगी लड़ाई तो ये पाकिस्तान के विनाश के साथ ख़त्म होगी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। एक दृष्टिकोण ये भी कहता है कि पाकिस्तान हर उस चीज़ के खिलाफ खड़ा है जिसमें भारत की हित है, भारत का लाभ है। यानी कि जहां जहां भारत का प्रॉफिट होगा वहां वहां पाकिस्तान आपको हमारी आलोचना करता हुआ दिखाई देगा। एक और भारत बहुसंस्कृतिवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, धर्म के अंधेपन में नीचे गिरता चला जा रहा है। भावनाएं जब उफान पर होती हैं, भावनाएं जब तर्क पर आती हैं, तो दिल छू लेने वाली कहानियां भी हमें सुनाई देती हैं। हिस्ट्री में तमाम ऐसी कहानियां हैं जिससे ये पता चलता है कि लाहौर में कुछ रेस्टोरेंट मालिकों ने सिर्फ पैसा लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि उनका कोई भारतीय भाई यहाँ पर आया है और उनके रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। तो वहीं अगर भारत की बात की जाए तो दिल्ली में भी कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने सिर्फ इसलिए पैसा लेने से मना कर दिया कि उनके पाकिस्तान से कुछ भाई आए हैं और वो दिल्ली दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसी कहानियां भी इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी हैं, जहां दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे को सहयोग भी किया है। जब भारत पाकिस्तान मैच होते हैं तो ना सिर्फ कट्टरता होती है, बल्कि साथ साथ दोनों देशों के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। तो पता नहीं क्यों हम सिर्फ निगेटिविटी में जाते हैं, पॉजिटिविटी की ओर क्यों नहीं जाते हैं। तो समस्याएं कहाँ से हुई? समस्याएं यहाँ से हुई। दोनों देशों की एक जैसी यादें हैं, एक जैसे इतिहास हैं, क्योंकि कभी दोनों एक ही तो थे। भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो राजनीतिक, व्यावसायिक, सिविल सेवा और सशस्त्र बल पहले एक ही थे। दोनों देशों का बंटवारा होता है। बंटवारा जब होता है तो पाकिस्तान के निर्माण में भूगोल का तर्क का पालन नहीं किया जाता। जो सीमाएं निर्धारित की जाती हैं वो बेतुके ढंग से रेड क्लिफ करके चले जाते हैं। मनमाने ढंग से सीमाएं खींची जाती हैं। बहुत सारे विवाद आगे चलकर फ्यूचर में रह जाते हैं और ये विवाद ही आज दोनों देशों के बीच में कड़वाहट के दौर में बने हुए हैं। ब्रिटिश भारत को जब पहली बार विभाजित किया गया तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग राज्य बनाया गया और भारत को आज़ादी जो दी गई वो 15 अगस्त को दी गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से बन गए और हिंदू बहुल इलाके हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए। अपनी स्वतंत्रता के बाद से दोनों देशों के बीच में 3 बड़े युद्ध हुए हैं और एक छोटा युद्ध हुआ है, यानी कि अब तक 4 बार संघर्ष हो चुके हैं। और आए दिन जो छोटे मोटे संघर्ष होते रहते हैं उनकी तो गिनती है नहीं, वो तो सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में इतिहास बनकर रह गए हैं। पूछो तो जाकर उनसे पूछो जिनकी माओ ने अपने बच्चों को खोया है। तो इस चैप्टर का इंट्रो है। चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि आखिर ये संघर्ष की जड़ें कहाँ तक हैं और क्या इन संघर्षों की जड़ों को काटा जा सकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संबंधों की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं।
बहुत ही ज़्यादा शत्रुतापूर्ण है। हालाँकि कई बार ये इमोशनली रूप से, कल्चरल रूप से एक दूसरे को जोड़ते हैं। इसलिए लोग बाग कहते हैं ये एक प्यार का रिश्ता है और एक ये नफ़रत का भी रिश्ता है। भारत-पाक संबंधों में बहुत कुछ है, दुश्मनी है, आपसी रंजिश है, लेकिन बहुत सारे ऐतिहासिक कारक हैं, ऐसे सांस्कृतिक कारक हैं, ऐसे राजनीतिक कारण हैं, जो सिर्फ़ दुश्मनी को ही नहीं बढ़ावा देते बल्कि आपसी सौहार्द और प्यार को ही बढ़ावा देते हैं। 1947 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां थीं जो शुरुआत में एकजुटता की ओर चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़वाहट बढ़ती गई। एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अविभाजित भारत चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहता है? सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहता है। जनता का लहू बिल्कुल ज़मीनों में बह जाए, नालों में पानी की जगह केवल और केवल क्या बहे? केवल खून बहे, ये चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना। अगर मोहम्मद अली जिन्ना थोड़ा-सा माइंडेड तरीके से काम करता, तो शायद ना आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश होते, एक अखंड भारत होता और सब लोग मिल-जुल कर रहते। वो कड़वाहट आज ना भरी होती, जो कड़वाहट आज भरी है लोगों के मन में। तो 1947 से पहले जो दो राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में आपसी कटुता बढ़ती गई। हालांकि कई मुद्दों पर राजनीतिक एकता भी थी। आज़ादी के लिए दोनों ही पार्टियां आज़ादी के लिए एकजुटता दिखा रही हैं, तो अलग अलग सरकारें बनाने के लिए दोनों ही पार्टियां विरोध कर रही हैं। सांप्रदायिक विभाजन चरम सीमा पर पहुंच जाता है और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसाई घटनाएं होती हैं। ऐसी आज़ादी तो किसी भी देश को ना मिली होगी जैसी आज़ादी भारत और पाकिस्तान को मिली। विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। लाखों करोड़ों लोगों को एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर रातों रात भागना पड़ा। भागते भागते जब दोनों ही कौम आमने सामने आई, तो गले लगने की जगह दोनों ने छुरियां चलाई। परिणाम था बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, विनाश हुआ, निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। 12.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए आंकड़ों में। मरने वालों की संख्या वैसे तो कई लाख थी, फिर भी आंकड़ों में 10 लाख का उन्हें एक गिनती दे दी गई। कुछ अनुमान है कि मारे गए लोगों की संख्या लगभग 2 मिलियन है, यानी कि 20 लाख लोग मारे गए हैं। ऐसे आंकड़े किताबों में दर्ज हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो ये लोग मरे, इन आंकड़ों को अगर आप जाएंगे तो ये अनगिनत जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता भी हुए हैं। संक्षेप में भारत को भारी कीमत पर आज़ादी मिली। ना सिर्फ उसकी सीमाओं का बंटवारा हुआ, लोगों का बंटवारा हुआ, और आने वाले जो 70-80 साल आज़ादी के बाद के भी रहे हैं, वो भी तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में भारत को आज़ादी के बाद गिफ्ट में मिला, तो एक ऐसा पड़ोसी देश दे दिया गया जो हमेशा से उसके तनाव को बढ़ावा दे और उसकी प्रगति को रोके। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए मातृभूमि के रूप में मांगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसका प्रमुख कारण भारत के रूप प्रति उसकी शत्रुता थी। पाकिस्तान के जितने भी लीडर आए, उन्होंने भी भारत को अपने शत्रु के रूप में ही समझा। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय संबंध थे, वो कभी भी अच्छे हो ही नहीं पाए। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये संघर्षों की जड़ें हैं, जिसके परिणामतः पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान बनकर आता है। हालांकि राष्ट्रवाद की अलग अलग धारणाएं रही हैं। तो देखिए, भारत कई भाषाओं वाला देश है, कई जातियों वाला देश है, कई धर्मों वाला देश है, कई संप्रदायों वाला देश है। भारतीय संविधान सभी को समानता के अधिकार देता है। आर्टिकल 14 पढ़ोगे तो आएगा विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 पढ़ोगे तो उसमें होगा धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में निहित है, जहां सभी धर्मों को समान माना गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में उभरा। हिंदू बहुसंख्यक आबादी और एक बड़ी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को अलावा भी बहुत सारे जो भारत में धर्म थे, चाहे वो सिख धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इन सभी को संरक्षण भारतीय संविधान ने दिया। लेकिन जब आप पाकिस्तान को पढ़ते हो तो पता क्या मिलता है? पाकिस्तान ने अपना धर्म इस्लाम घोषित कर दिया। वहाँ पर बहुसंख्यक जो आबादी थी मुस्लिम थी, और माइनॉरिटीज़ हुए हिंदू और सिख। इनको बड़े पैमाने पर प्रताड़ना दी गई। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो उनके दो बड़े दिग्गज नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जाए, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ही गवर्नर जनरल की भी सितंबर में मृत्यु हो गई। नए प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो पाकिस्तान में जो राजनीति रहती है वो हमेशा अस्थिर रहती है। ऐसे में सैनिक शासक क्या करते हैं? पाकिस्तान की सत्ता पर कंट्रोल कर लेते हैं और वो अपने तरीके से पाकिस्तान की राजनीति को चलाते हैं। और उनका सबसे पसंदीदा उपकरण था कि धारा 144 लगाओ और जनता को मारो, जनता को सेना के नाम पे बरगला दो। पाकिस्तान की जो सेना है ना, जनता को इस चीज़ के ऊपर बरगला देती है कि हम कश्मीर लेंगे, और पाकिस्तान में मुद्दा हो जाता है। पाकिस्तान विकास के नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ता। पाकिस्तान में ना विकास के नाम पर कभी सरकारें नहीं बनती। सरकारें बनती है तो भारत के नाम पर बनती हैं। एक संविधान सभा भारत की थी,
जिसमें क्षेत्रीय भाषाई धार्मिक और सांप्रदायिक मांगों को हल कर लिया गया। और एक पाकिस्तान की देखो, ना भाषा के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर कोई भी मांग वो हल ना कर सकी। इस्लामिक कानूनों के आधार पर वो संविधान चाहते थे, वहाँ के जो उलेमा लोग थे, उलेमा धर्मगुरु होता है। आखिरकार पाकिस्तान में एक संविधान बनने में 9 साल और 2 संविधान सभाएं लग गई। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जबकि पाकिस्तान के संविधान को बनने में 9 साल लग गए, इतने छोटे से देश में। 1956 में संविधान और राज्य के नीति निषेधक तत्वों के तहत पाकिस्तान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। तो देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में राष्ट्रत्व की, यानी कि देशभक्ति की अलग अलग धारणाएं हैं। जहां भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को इक्वलिटी की बात कर रहा है, सभी को फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, तो वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस्लामी धर्म उसने घोषित कर दिया। एक ऐसा संविधान बनाया जो इस्लाम और शरिया के नियमों पर चलता है। माइनॉरिटीज़ को कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई। और हमारे देश में चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सभी लोगों को उचित संरक्षण मिला। लेकिन फिर भी हमारे देश पर यह आरोप लगता है कि भारत माइनॉरिटीज़ के साथ सही रूप से पेश नहीं आता, जबकि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ वो अनपढ़ व्यक्ति ही बोलता है जो फुटपाथ पर बैठा हुआ है, जिसकी औकात 2 कौड़े की है, और जिसे ये नहीं पता कि किताब के अंदर लिखा क्या है। तो इसलिए ना किताबों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बंदा पढ़कर पास हो रहा है ना, उसके पास तर्क हैं। वरना ना, एक ना जिसकी कोई औकात नहीं है, वो ही पता है क्या होता है, बड़े बड़े लोगों को गाली बक देता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनका अपना कोई दमखम नहीं है, वो करोड़पति और अरबपति बड़े बड़े नेताओं को गाली बक रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। उसका कारण ये है कि मुद्दे बनने में देर नहीं लगती, क्योंकि शिक्षित संप्रदाय बहुत कम है। बंदे धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। मेरे हिसाब से बंदे ना शिक्षा के आधार पर बटने चाहिए, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन्हें अवेयरनेस फैलाकर उन्हें विकसित बनाना चाहिए। आगे भारत पाकिस्तान के संबंधों में आगे चीज़ें और पढ़ते हैं। अभी हम ऐतिहासिक कारकों को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, इसके बाद किस प्रकार से दोनों देशों में अलग अलग प्रकार से नियम कानून बने। अब हम बात करते हैं आज़ादी के समय देसी रियासतों की। तो देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में ना ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासतें थीं। ऐसे में देसी रियासतों के राजाओं को ये निर्णय लेने के लिए स्वयं सौंप दिया गया कि उनकी मर्जी है कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे अपने आप को एक अलग देश बना दें। तो ऐसे में भारत की एकता और अखंडता पर बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ, क्योंकि इतनी सारी रियासतें अगर वो अपने आप को अलग देश बनाने पर आ जाएं तो यूरोपीय देशों की तरह भारत भी छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह काम सौंपा गया कि वो भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना लें। लेकिन फिर भी कुछ रियासतों को तो बहुत आसानी से मना लिया गया, लेकिन कुछ रियासतों के एकीकरण में बहुत ज़्यादा मतभेद आए, बहुत सारे तनाव रहे। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहला जूनागढ़। जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिमी छोर पर एक रियासत थी, और यहाँ पर एक मुस्लिम नवाब महाबत खान यहाँ का शासक था। यहाँ की भारी संख्या हिंदू थी। 15 अगस्त 1947 को इस महाबत खान ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ, जबकि सीमाएं जूनागढ़ की एक भी पाकिस्तान से नहीं मिलती थी। समुद्र इन्हें अलग करता था। ये 3 तरफ से भारतीय क्षेत्र से घिरा था। इसकी एक तट रेखा थी जो पाकिस्तान से जुड़ी थी, यानी कि अगर पाकिस्तान से जुड़ता तो समुद्र के माध्यम से जुड़ता। इसे इतनी अकल नहीं थी। ऐसे में गतिरोध हो गया। भारतीय सेना ने यहाँ पर हस्तक्षेप कर दिया। भारतीय सैनिकों ने 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में कब्जा कर लिया, और जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह हुआ, यानी कि जनता की राय ली गई। 99% जनता ने यह वोट दिया कि हम ना भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, और इस प्रकार इस जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। कुछ यही कहानी हैदराबाद की रही। हैदराबाद का शासक था निज़ाम। निज़ाम ने शुरुआत में ना 1 साल का समझौता किया कि वो 1 साल भारतीय संघ में शामिल होकर देखेगा, और इसके बाद उसने ना समझौता मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहा मैं अपने आप को ना भारतीय संघ में शामिल नहीं करूंगा, मैं अपने आप को एक स्वतंत्र रियासत बनाऊंगा। ऐसे में यहाँ बड़े पैमाने पर जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी। हैदराबाद के निज़ाम ने तो ये तक कह दिया कि अगर सरकार ने कोई भी कार्रवाई करी तो यहाँ रहने वाले हिंदुओं को मार देगा। भारतीय सेना ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया, और हैदराबाद के निज़ाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार से हैदराबाद का विलय भी भारत में कर दिया गया। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के मुद्दे के बाद ही भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध होता है 1948 का छाया युद्ध। होता क्या है पता है क्या है? कश्मीर में राजा होते हैं हरि सिंह, और आबादी होती है यहाँ की मुस्लिम ज़्यादा। अब ऐसे में ना हरि सिंह ये चाहता है कि वो कश्मीर को अलग देश बना दे। अब राजा हरि सिंह ये घोषणा करता है वो ना तो भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है ना पाकिस्तान में, बल्कि वो कश्मीर को एक स्वायत्त देश बनाना चाहते हैं। ऐसी खबर जब पाकिस्तान को मिलती है तो पाकिस्तान ये सोचता है
कि वो भारत पर तो आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसे जगह पर तो आक्रमण कर सकता है ना जो भारत से अलग हो। कश्मीर अभी नया नया देश बनने का सपना ही जो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की खूंखार नज़रें उस पर पहुंच जाती हैं, उसकी लालची निगाहें उस पर पहुंच जाती हैं, और वो अपने कुछ कबीलाई लोगों को ट्रेंड करके हथियार देकर हरि सिंह पर हमला बुलवा देता है। हरि सिंह के पास कोई बड़ी सेना नहीं है कि वो इस सेना का सामना कर सके। ऐसे में हरि सिंह भारत से मदद मांगता है। उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे ब्रिटिश के, उन्होंने हरि सिंह को ये सलाह दी कि वो क्या करे, वो सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने का हस्ताक्षर कर दे, उसके बाद ही भारतीय सेना उसकी मदद करेगी। बिल्कुल यही हुआ, हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह से कश्मीर भारत का अंग बन गया। परिणामतः क्या हुआ, परिणामतः ये हुआ कि भारत की सेना ने हरि सिंह की सहायता के लिए कश्मीर में प्रवेश किया, और पाकिस्तानी जो कबायली लोग थे इनके खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा खोल दिया और बड़े पैमाने पर इन्हें लताड़ा गया। ये भगते हुए नजर आए। उसके बाद पता क्या हुआ, जब ये भगते हुए नजर आए तो एक जगह जाकर बैठ गए कि अब हम इससे आगे नहीं भगेंगे। नेहरू जी थोड़े से उदार सोच वाले बंदे थे, उन्होंने सोचा क्या फ़ायदा इन लोगों को मारा जाए, एक काम करते हैं यूएनओ में न्याय के लिए एक अपील दायर करते हैं। और कश्मीर का मुद्दा चला गया यूएनओ में, और ये मुद्दा आज तक बना रहा। यहाँ के लोगों का कहना है कि जनमत नहीं करवाया गया, जनता की राय नहीं ली गई, और सरकार का ये कहना है कि हरि सिंह ने जो दस्तावेज पे साइन किए थे उसमें जनमत की कोई बात थी ही नहीं। तो ऐसे में कश्मीर को लेकर मतभेद रहे, बड़े पैमाने पर लोग भी मारे गए, और यही भारत का पहला युद्ध होता है पाकिस्तान से। हालांकि ये युद्ध कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध को एक युद्ध माना जाता है। परिणाम ये हुआ कि कबीलाई लोगों ने कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में कर ली। आज वो पीओके के नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसी को लेकर वर्तमान सरकार ये कह रही है कि कश्मीर भी हमारा है और पीओके भी हमारा है। जब जब हम कहेंगे कि कश्मीर हमारा है, तब तक हम कहेंगे कि पीओके भी हमारा है, आज नहीं तो कल। ऐसे विवादों का मुद्दा है अक्साई चीन, जिसकी चर्चा पिछले चैप्टर में हमने कर ली थी, यहाँ चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर की बात किया है तो 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। सियाचिन ग्लेशियर के 80% से अधिक हिस्से पर कब्जा किया इस ऑपरेशन के माध्यम से। जहाँ की कुछ जगह हैं सॉल्टोरो रिज, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर 1948 के बाद से युद्ध विराम समझौते हैं। तो इन क्षेत्रों को कंट्रोल में करके भारत ने अपनी सीमाओं को मजबूत किया है और उसके बाद एक युद्ध विराम लगा दिया है। अब तक चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि 1947 में किस प्रकार से खूनी संघर्ष के माध्यम से भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। ऐसे में पाकिस्तान में जो एक गवर्नमेंट बनती है वो एक धार्मिक गवर्नमेंट बनती है, कट्टरपन की गवर्नमेंट बनती है, एक अंधपन की गवर्नमेंट बनती है, जहां माइनॉरिटीज़ को कोई सिक्योरिटीज़ नहीं है। लेकिन वहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एक ज़बरदस्त सरकार बनती है जो ना सिर्फ मेजोरिटी को बल्कि माइनॉरिटी को भी एक साथ लेकर चलना चाहती है। इतना ही नहीं, जब भारत आज़ाद होता है तो कुछ रियासतें भारतीय संघ में आराम से शामिल हो जाती हैं, लेकिन कुछ रियासतें विद्रोह का रुख करती हैं जिनके विद्रोह को दबा दिया जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद का एग्जाम्पल पड़ा। और वहीं कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत होना चाहता था, तो किस प्रकार से पाकिस्तान की ललचाई नज़रें उस पर पड़ती हैं, और उन नज़रों को फोड़ देना ही उस समय की वास्तविकता थी, और सरकार ने वही डिसीजन लिया जिसके तहत 1948 का भारत पाक युद्ध होता है। आगे चैप्टर में 1965 का भारत पाक युद्ध बताया जाएगा। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बना है जम्मू कश्मीर के विलय पर भारत पाक युद्ध का वर्णन कीजिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हैं। चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया भी अपनी ज़रूर देना। अब हम पढ़ रहे हैं 1965 की। मुद्दा ये हुआ था 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, और ये युद्ध हमारे ना पक्ष में नहीं था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान को ये लगने लगा कि भारत ना कहीं कमज़ोर हुआ है, और यही मौका है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए जाएं। और जब भारत की सेना प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आए तो युद्ध का डंका बोल दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को लगा यही मौका है कि वो भारत को धूल चटा सकता है। लेकिन इसके सपने कामयाब ना हो सके। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा देते हैं और भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल देती है। इसे ही हम 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध कहते हैं। पाकिस्तान के चुल्ल के पीछे ना बहुत सारे कारण थे। ऐसे नहीं पाकिस्तान उछल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था, क्योंकि वो सीटों में शामिल था, सेंटो में शामिल था, यानी कि अमेरिका के ग्रुप में शामिल था, उसे लगा कि उसको बचाने अमेरिका आ ही जाएगा। भारत की बात किया है तो भारत ने गुटनिरपेक्षता अपनाई थी, वो ना अमेरिका के साथ मिला ना ही सोवियत संघ के साथ मिला। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को जो सैन्य सहायता मिल रही थी। इतना ही नहीं, भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने भी पाकिस्तान के तलवे चाटने शुरू कर दिए थे, और पाकिस्तान को पता है क्या करना, सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान को दो दो लोगों का सहारा मिलता है, एक और चाइना और एक और अमेरिका। अब वो ये सोच रहा है कि अब तो मैं पक्का ही पक्का भारत को धूल चटा दूंगा।
पाकिस्तान चीन को यह समझाने में सक्षम था कि सीटों और सेंटों में उसकी सदस्यता चीन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका का भी मतभेद था, क्योंकि चीन ने कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया था। तो पाकिस्तान ने यह समझाया कि आप भैया मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ। अब क्या हुआ, अब पाकिस्तान ने पूरा पूरा सपोर्ट का फ़ायदा उठाया और उसने ना अपनी युद्ध की एक रणनीति बना ली, क्योंकि उसे यही पता था कि मैं सीधे सीधे अपने बाप से लड़ूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा। तो इसलिए उसने पता क्या करा है, इनडायरेक्टली वे में लड़ने की सोची। उसने ना एक ना अलग तरीके से भारत को भटकाने की कोशिश करी। उसने पता क्या करा, उसने दो रणनीतियां बनाई। सबसे पहले उसने जो पीओके वाला इलाका था वहां पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, वहां पे बहुत सारे लोगों की तैनाती कर दी, बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप को इकट्ठा कर दिया, उन्हें सैनिक रूप से हथियार दे दिए कि जाओ तुम अराजकता फैला दो। और दूसरी तरफ कक्ष के रण में जो गुजरात का कक्ष का इलाका था, यहाँ से घुसपैठ शुरू कर दी। इस यानी कि दो मोर्चों पर युद्ध शुरू कर रहा है और हमें बेवकूफ़ समझ रहा था ये। तो 1965 में रणनीति के दो भाग थे। पहला था कि पाकिस्तानी डिजाइन जम्मू कश्मीर में यानी कि पीओके वाले इलाके में इसने तोड़फोड़ शुरू करी, छापामार अभियान शुरू करे। पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 5 अगस्त 1965 को लगभग 30,000 लोगों को ट्रेन करके यहाँ पर भेजा और विद्रोह को भड़काने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए इन लोगों को भेज दिया गया। पाकिस्तानी योजना का दूसरा चरण 1 सितंबर से शुरू होता है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर हमला किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। जगह थी हाजापीर, तिथवाल और कारगिल की ऊंचाइयां। युद्ध 17 दिनों तक चलता है, दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जाते हैं। 1965 के युद्ध में, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई बड़ा युद्ध हुआ था तो वो ये युद्ध हुआ था जिसमें किसी देश की टैंक, किसी देश की मिसाइलें एक दूसरे देश के आमने सामने आ चुकी हों। फाइनली यूएनओ आता है और दोनों देशों के बीच में शांति समझौता करवाता है और ये समझौता होता है ताशकंद में। यूएनओ के जो महासचिव थे उनका नाम था उस समय यूथॉन्ट। यूथॉन्ट ने युद्ध विराम रेखा पार करने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उसने ये बताया कि ये पाकिस्तान की ही चुल है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को अपने गलती स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जो यूएनओ का महासचिव था यूथॉन्ट, इनके प्रयास काम नहीं हुए और इनके युद्ध में लगातार युद्ध जारी रहा। हालांकि फाइनली दोनों देशों के प्रमुखों को समझा दिया गया और संयुक्त सोवियत संघ के ताशकंद में दोनों देशों के नेताओं को बुलाया गया। भारत की ओर से गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से गया जनरल अयूब खान। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ और युद्ध को रोक दिया गया। इस समझौते में यह कहा गया कि दोनों देश के सेना अपने पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगी। युद्ध के दौरान जिन भी सिपाहियों को कैद किया गया है, बंदी बनाया गया है, उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा। दोनों देश ने जीते हुए जो इलाके हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि ये घोषणाएं सत्य थी या नहीं थी, ये एक अनसुलझी पहेली बन गई है। उसका कारण ये था 10 जनवरी 1966 को जब ये समझौता हो रहा था तो उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो ये कह पाना मुश्किल है कि क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें गलत हैं। ये एक अनसुलझी सी पहेली बन गई हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हो गई हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है हमें नहीं पता। इसलिए इस युद्ध को जीत कर भी हारा हुआ युद्ध कहते हैं, क्योंकि ना सीमा समझौता इस युद्ध में नहीं हो पाया। 1971 में एक और युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, और इस युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो दो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में आज का बांग्लादेश आता है, यहाँ पर बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान थे, जबकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था यहाँ उर्दू बोलने वाले मुसलमान थे। ऐसे में पता है इनकी दिक्कत क्या थी, ये पाकिस्तान था शुरू से ऐसा। इसकी दिक्कत पता क्या थी, ये ना ये सोचता था कि हम उर्दू बोलते हैं तो हम सबसे अच्छे हैं, बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान मुसलमान नहीं हैं। तो ऐसे में ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था ना, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करता था, उनकी संस्कृति बदलने की बात करता था, वहाँ की सरकारों को इलीगल बता के, उन्हें अवैध बता के हटा देता था। 1970 में चुनाव होते हैं, चुनाव में यहाँ पर मुजीबुर रहमान नाम का एक व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, कहाँ पर, पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी उस सरकार ने इस सरकार को बर्खास्त कर दिया और मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। परिणाम था मुजीबुर रहमान के समर्थन में लाखों लोग इकट्ठे हो गए। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना जाती है और मार काट मचा देती है। बेचारे डर के मारे भागते हैं भारत की ओर। इतनी बड़ी संख्या में जब भारत के में ये लोग आते हैं तो इंदिरा गांधी इस मामले में हस्तक्षेप करती हैं। इधर पाकिस्तान का ये कहना था कि भारत सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, और ये कहकर उन्होंने भारत पर हमला बोल दिया। भारत ने मुक्ति वाहिनी नाम की सेना का गठन किया और दोनों देशों के सामने बहुत खूंखार युद्ध हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे पाकिस्तान में इतनी चुल कैसे आ गई कि वो भारत पर डायरेक्ट आक्रमण कर रहा है। तो फिर से उसके दो बाप थे, एक अमेरिका और एक चाइना। तो अमेरिका
का सपोर्ट उसे था और चाइना का उसे सपोर्ट था। ऐसे में भारत ने क्या करा, भारत ने रूस के साथ संधि करी। 1971 में भारत और रूस के बीच में 20 वर्षीय मित्रता संधि हुई और इस युद्ध में रूस ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही रूप से भारत का साथ दिया। परिणामतः ये युद्ध हमारे पक्ष में रहा और हमने फिर भी ये दिखाया दुनिया को कि हम ना कब्जा नहीं करना चाहते किसी पर, इलीगल रूप से हम किसी पर नियंत्रण नहीं चाहते, जो आज़ाद होना चाहता है वो हो जाए। और पूरी पाकिस्तान को हमने जिताकर बांग्लादेश रख दिया नाम। हम चाहते तो इस युद्ध को और ज़्यादा खींच के उस पर पूरा कब्जा ही कर लेते, क्योंकि क्षेत्र तो हमारी था। लेकिन भारत ने ये पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि वो युद्ध की राजनीति नहीं चाहता, वो तो शांति की राजनीति चाहता है, वो तो भाईचारे की राजनीति चाहता है। इस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आपको बताऊं, मैं इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने ऐसा सरेंडर किया था, ऐसा सरेंडर किया था कि ऐसी बेइज्जती तो कभी किसी की हुई भी नहीं होगी। यहाँ का जो सैनिक कमांडर था ना, ए के नियाजी, इसने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा को सौंप दी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैद कर लिया गया। बाद में ना 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। और उसके बाद फिर से यही होता है कि दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में वापस जाएंगी, जितने भी युद्ध में बंदी होंगे उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो इसे ऐतिहासिक शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला जो युद्ध है वो 1999 का कारगिल संघर्ष है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ ही है कि जो डेली ना न्यूज़ों में बना रहता है। न्यूज़ वाले भी अपनी ना TRP बटोरने के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में बताते रहते हैं बताते रहते हैं। तो चीज़ें आपको बहुत सारी पता है, तो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। बस बात यह है कि पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम किस प्रकार से हेडिंग टू हेडिंग बनाकर आंसर लिख सकते हैं। कारगिल संघर्ष के बारे में आप सभी को पता है, अब तक सबसे ऊंची जगह पर लड़ा गया यह युद्ध है। कारगिल में कुछ सीमाओं को लेकर मतभेद था, तो दोनों देशों की सरकारों ने ये निर्णय लिया कि ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बड़े पैमाने पर बर्फ़ पड़ती है। तो ऐसे में ये हो कि ना सर्दी के टाइम पर दोनों देशों की सेनाएं क्या हों, तलहटी पर आ जाएं। तो भारतीय सेना ने इस संधि का पालन करते हुए अपने कदम पीछे खींचे, तो वहीं पाकिस्तान ने फिर से विश्वासघात किया और अपनी सेना को वापस भेज दिया ताकि वो भारतीय क्षेत्रों पर कंट्रोल कर ले। तो वहाँ पर जो कारगिल में भारतीय क्षेत्र थे, वहाँ पर पाकिस्तानी जब झंडा लगा हुआ देखा गया तो भारतीय सेना ने पलटवार किया। अब तक सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध था और इस युद्ध में भी भारत को विजय मिली, जिसे हम कारगिल विजय के रूप में मनाते हैं। ये युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच में लड़ा गया, इसलिए 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन विजय चलाया गया, 2 लाख भारतीय सैनिकों की लामबंदी की गई। बहुत कठिन इलाके में बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी लामबंदी बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संघर्ष को कम करने के लिए अमेरिकी मदद मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आते हैं और दोनों देशों के बीच में समझौते की बातचीत शुरू होती है। वॉशिंगटन में समझौता होता है, आगे चल के लड़ाई धीरे धीरे रुक जाती है। इसी प्रकार से एक और मतभेद है, यहाँ से यहाँ तक यही बात बताई गई है। इसी प्रकार से एक और मतभेद है सिंधु नदी। तो देखो, सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी जो है वो भारतीय क्षेत्र से होकर बहती है, काराकोरम की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो सिंधु नदी के पानी को अगर भारत रोक दें तो शायद ना पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका सूखाग्रस्त हो जाए, लेकिन ऐसा मानवता के नाते हो नहीं सकता, ना ही कर सकते और ना ही करना चाहिए। ऐसे में सिंधु नदी के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद था। उनका ये कहना था कि भारत ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ कम पानी आ रहा है। तो दोनों देशों के बीच में जो ये मतभेद थे, ये मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसे में 1960 में वर्ल्ड बैंक को इसमें क्या करना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा। विश्व बैंक ने दोनों देशों के साथ एक समझौता किया, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि सिंधु जल तंत्र में जो 6 नदियां हैं, इनमें से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दे दिया जाए और 3 नदियों का पानी किसको दे दिया जाए, भारत को। इसमें जो नदियां थी वो थी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो मुद्दा ये बना, जब ये विश्व बैंक के सामने मुद्दा आया कि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी तो पाकिस्तान को दे दिया जाए, जबकि रावी नदी का पानी, व्यास नदी का पानी और सतलुज नदी का पानी भारत को दे दिया जाए। बड़े बड़े बांध जितने भी बनेंगे, लिंक नहरें बनेंगी, जो बैराज होंगे और नलकूपों का निर्माण होगा, उसके लिए सब मिलकर बजट पेश करेंगे सिंध। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक इसके लिए कर्जा भी देगा। यानी कि वर्ल्ड बैंक के, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु जल समझौता किसकी मदद से हुआ, तो किसकी मदद से हुआ, वर्ल्ड बैंक की। तो आज सिंधु जल समझौते के लगभग 63 ईयर हो चुके हैं। तो अगर इतना लंबा ये समझौता चल सकता है तो बाकी चीज़ों पर समझौते क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर दोनों देश बातचीत के माध्यम से सॉल्यूशन निकालें तो। फिर भी सिंधु नदी को पानी को लेकर मतभेद रहते हैं आए दिन। किशन गंगा डैम जो है उसको लेकर मतभेद रहता है।
इसके अलावा कुछ लोगों का कहना यह है कि भारत को इस पानी को रोक देना चाहिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि सिंधु नदी कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पानी आता है और अगर इसे रोकते हैं तो भारत के कई इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। लेकिन जलवायु परिवर्तनों की वजह से आए दिन पाकिस्तान में इस नदी की वजह से वैसे भी बाढ़ आती है। तो इसमें ना भारत और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकते, किसी को दोषी भी ठहराया नहीं जा सकता। तो ये सिंधु जल संधि है। चैप्टर थोड़ा सा देखो बड़ा है, मैं चाहूँ तो इसे दो पार्ट में कवर करवा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे ना एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाए, भले ही 10 मिनट ना लेक्चर बड़ा हो जाए। तो आप थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे, बस 10 मिनट में ये चैप्टर और ख़त्म कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि 1999 तक में 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ, और एक बार कश्मीर को लेकर युद्ध हो चुका है। तो क्या दोनों देशों के बीच में कोई गुंजाइश है कि समझौता हो सकता है? तो यहाँ पर यही हमें बताया जाएगा। तो भारत और पाकिस्तानी वास्तव में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत नहीं करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, क्योंकि जहाँ नफरत है वहाँ प्यार भी होगा, उस प्यार को तलाशने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जैसा कल्चर ही है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली में। चाहे रहने का माहौल हो, चाहे आजीविका की बात हो, चाहे मौसम के मामले में हो, ये सारा इलाका एक जैसा लगता है। चाहे आप वास्तुकला की बात कर लो, इमारतों के डिजाइन की बात कर लो, भोजन और सड़कों की बात करो, सब चीज़ें एक जैसी दिखती हैं। लाहौर दिल्ली जैसा दिखता है। लाहौर के पुराने हिस्से में चांदनी चौक और पुराने लखनऊ की कुछ याद आज भी हैं। भोजन की बात कर लो, चाहे दिल्ली, लखनऊ, मारवाड़, पेशेवर और लाहौर की व्यंजन देख लो, सारी चीज़ें एक जैसी हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग बॉलीवुड के गानों पर डांस करना पसंद करते हैं, लेकिन बंटवारे ने दोस्तों और साथियों को अलग कर दिया। ऐसी एक नाम थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय विभाजन का विरोध किया। इन्होंने कहा विभाजन क्यों हो रहा है, जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, विभाजन के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ी थी। इन्हें खुदाई खिदमतकार भी कहा जाता है। आगे चलकर इन्हें पाकिस्तान में जेल में डाल दिया गया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ये कह रहे थे मुझे पाकिस्तान की गंदी धरती पर मत दफनाओ, मुझे अफगान जाके दफना दो। कौन? सीमांत गांधी, यहाँ पर लिखा हुआ है। धार्मिक समन्वय, आस्था, विश्वास, तीर्थस्थल, भोजन, संस्कृति, लोक, शास्त्रीय संगीत, भाषा हो, पोशाक हो, हर एक चीज़ तो एक जैसी है, फिर क्यों इतना मतभेद है? 1990 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत तेज गति से विस्तार होता है, वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है और पाकिस्तान के साथ भारत समझौता करना चाहता है। इवन पाकिस्तान ही नहीं, दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं, भारत सबके साथ एक शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है, क्योंकि भारत का ये मानना है कि आप विकसित जब हो सकते हो, आप ताकतवर जब हो सकते हो, जब आपके पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे हों। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ पड़ोसी नहीं समझते, ये दिक्कत आती है। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ संवाद किए, कुछ बातचीत करी, दोनों देश के नेता एक दूसरे देश की यात्रा पर गए, जो कि आगे बताया जा रहा है, जैसे कि ट्रैक टू नीति। तो पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए, दोनों देशों के बीच में विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने पाकिस्तान से संपर्क को प्रोत्साहित किया। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीज़ा की संख्या में वृद्धि भी कर दी गई और बड़े पैमाने पर वहाँ के बच्चों को एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ प्रवेश दिया गया। मीडिया कर्मियों से भी संपर्क साधा गया, इसे ही ट्रैक टू की नीति के नाम से जाना जाता है। भारत ये चाहता था कि व्यापार के मामले में, अर्थशास्त्र के मामले में शत्रुता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और दोनों देशों को सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों देश विकास कर सकें। गुजराल 4 बार पाकिस्तानी समकक्ष से मुलाकात करते हैं ताकि दोनों देशों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। आगे चलकर जो अन्य प्रधानमंत्री आते हैं वो भी इन मतभेदों को हल करने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं 1990 का दौर सबसे कठिन था क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज़्यादा फैल रहा था और पाकिस्तान उसके लिए सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता खत्म कर दी जाए, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हो चुके थे। 1998 में दोनों देशों के पास परमाणु बम थे। ऐसे में हम नहीं चाहते थे कोई परमाणु युद्ध हो। तो ऐसे में 1998 में दोनों देशों के बीच में 8 विषयों पर चर्चा करने के लिए बातचीत रखी जाती है, लेकिन इस बातचीत पर कोई सहमति नहीं बन पाती। आगे चलकर अटल जी फिर से चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध और मजबूत हो सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री बस के माध्यम से लाहौर बस यात्रा करते हैं। लाहौर से दिल्ली तक की जो लाहौर बस सेवा का उद्घाटन करते हैं और खुद यात्री बनकर वहाँ जाते हैं। 25 वर्षों में भारत द्वारा सबसे व्यापक जो चर्चा थी वो यही चर्चा थी और इसमें ये कहा गया कि विदेश मंत्रियों के माध्यम से बार बार बातचीत होगी ताकि दोनों देशों के बीच में मतभेद ना हो। लेकिन ये भी कुछ ना कर सकी। 99 में जब कारगिल संघर्ष हुआ तो फिर से गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसके अलावा एक बार 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को भी इन्होंने क्या कर लिया था, हाईजैक कर लिया था, कंधार में अपहरण कर लिया था। 2000 के बाद पाकिस्तान के द्वारा आतंक की बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसके में पाकिस्तान ने क्या करा, कुछ भी सहयोग करने से मना कर दिया।
लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इसके साथ संबंध अच्छे कर लें, और 2001 में आगरा में एक सम्मेलन हुआ, जब अटल जी ने फिर से सोचा कि पाकिस्तान के साथ चलो संबंधों को अच्छा कर लें, और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया। निमंत्रण पत्र में वाजपेयी जी ने गरीबी की समस्या को सुलझाने की बात करी और संबंधों को अच्छा करने की बात करी। इतने नहीं, पाकिस्तानी मछुआरों की रिहायशी और कश्मीरी लोगों की आवाजाही को भी आसान बनाने के लिए दोनों देशों ने क्या करा, सिग्नेचर किए। छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, इसके लिए भी दोनों देशों ने समझौते किए। वाजपेयी और मुशर्रफ की मुलाकात बिल्कुल ज़बरदस्त हो रही थी, ऐसा लग रहा था। 2 दिन 2 रात तक ये बैठक चली। दोनों प्रमुखों के बीच में 5-5 घंटे तक बात चली। ऐसा लगने लगा कि इस बार ना पक्का दोनों देश अच्छे से आगे बढ़ेंगे, और ना कोई युद्ध नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, और दोनों देश प्यार से आगे बढ़ेंगे। लेकिन पता क्या हुआ, फिर से आतंकवादी कुछ नीतियाँ आई, और फिर से इस चीज़ को झटका लगा, और इसकी वजह से आज तक पाकिस्तान से संबंध हमारे अच्छे नहीं हो पाए। 13 दिसंबर 2001 की बात है, भारतीय संसद पर हमला होता है। जम्मू कश्मीर की विधायिका पर 1 अक्टूबर 2001 को हमला होता है। अब भारत ने यह कहा कि हम अब इससे संबंध अच्छे नहीं करेंगे। भारत ने ऑपरेशन परिक्रमा शुरू किया और पाकिस्तान के साथ सारे संपर्कों को रोक दिया या फिर बहुत कम कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री वाजपेयी एक राजनेता थे, वो एक ऐसे नेता थे जो पाकिस्तान के शांति और दोस्ती स्थापित करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रूर हरकतें थी, उसकी जो नीच हरकतें थी, उसी कारण की वजह से आज पाकिस्तान के साथ हमारे कोई संबंध नहीं है। इस्लामाबाद में वाजपेयी और दिल्ली में मुशर्रफ एक बार फिर से संबंधों को दोस्ताना बनाने की प्रयास होता है। इस्लामाबाद में 6 जनवरी 2004 को शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें अटल जी जाते हैं, मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। इधर मनमोहन जी की सरकार आती है, तो वो भी इन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, वो भी बातचीत का दौर शुरू करना चाहते हैं। राष्ट्रपति मुशर्रफ भी 2005 में मनमोहन जी की जब सरकार आती है तो नई दिल्ली का दौरा करते हैं। लोगों से लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वीज़ा यात्रा में ढील की बात करते हैं, सड़क रेल परिवहन को फिर से बढ़ावा देने की बात करते हैं। शांति की तलाश में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो 2008 में मुंबई में एक हमला होता है, और इस हमले में 200 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। भारत ने मुंबई में पाकिस्तानी स्थित आतंकवादी द्वारा किए गए कार्यों पर क्रोध किया, और भारत का मोह भंग पूरी तरीके से हो गया। परिणामतः दोनों देशों के संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गए जब 2008 में ये मतभेद हुए। मुद्दा ये बढ़ता है कि आतंकवाद मूल मुद्दा है क्या, तो रियलिटी में यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंधों का सबसे भयानक मुद्दा है वो आतंकवाद को लेकर है। आतंक का मतलब है भय का माहौल पैदा करना। भारत ने लगभग हमेशा संयम से जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा आतंकी एक ना नीच चाल चलता रहता है, जिसके माध्यम से वो सिर्फ भारत का विरोधी नहीं हो रहा, बल्कि वो विश्व का विरोधी हो रहा है। जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, आज वो बड़े पैमाने पर भारत विरोधी प्रचार करता है, भारत विरोधी गतिविधियों में मिला रहता है, आए दिन सीमा के माध्यम से आतंकवादी घुसपैठों को जारी रखता है। कहा जा सकता है भारत और पाकिस्तान ने अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अगर आतंकवादी प्रयास किया होता, पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास किया होता, तो शायद ये दोनों देश ना एकजुट हो सकते थे। 2014 के बाद से अगर हम पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति देखें, तो हम सभी को बताया 2014 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई। बीजेपी की गवर्नमेंट ने भी शुरुआत में, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी ने भी शुरुआत में पाकिस्तान से संबंध मजबूत करने के प्रयास किया, लेकिन यह मुद्दा ज़्यादा दिनों तक चल ना सका। उसका रीज़न ये था कि 2016 में पठानकोट में वायुसेना के स्टेशन पर आतंकवादी हमले हुए, और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता रुक गई। हमलावर थे जैश ए मोहम्मद के, और ये इस्लामिक संगठन जो था ये पाया गया पाकिस्तान का। तो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूएन हो, इन्होंने आतंकवादी संगठन को क्या कर रहा है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, जैश ए मोहम्मद को। और इस जैश ए मोहम्मद की वजह से भारत पाकिस्तान के संबंध वो पटरी से उतर चुके हैं। ना अब दोनों देशों के बीच में ना कोई खेल प्रतियोगिता होती है, ना ही दोनों देशों के नेताओं का एक दूसरे देश में जाना आना हो सकता है। इसके अलावा कश्मीर में धारा 370 जब से हटी है, तब से भारत और पाकिस्तान के संबंध और ज़्यादा तनाव में हो गए हैं। इतने ही नहीं, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का हाथ माना गया था। तो ऐसे में भारत को सर्जिकल स्ट्राइक तक करनी पड़ी, जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो निगेटिव पॉइंट्स पर बिल्कुल हो चुके हैं। धारा 370 के बाद से तो पाकिस्तान हमेशा, चाहे यूएनओ की मीटिंग्स हो, चाहे सार्क के शिखर सम्मेलन हो, या फिर कोई भी एक वैश्विक सम्मेलन हो, वहाँ पर वो उसका यही रोना होता है कि कश्मीर से 370 हटा दी, कश्मीर से 370 हटा दी, कश्मीर से 370 हटा दी। तो क्या हो गया, इधर भारत का रोना क्या रहता है, जबकि भारत को अपनी सेना के दम पर ये चीज़ें खत्म कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी वित्त पोषित देश है, इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए। हालांकि भारत की एक कूटनीति है जहाँ वो विश्व के सभी देशों को एकजुट करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि भारत की तरफ से बहुत बार प्रयास किए गए पाकिस्तान से सकारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए, लेकिन हमेशा मिला तो क्या, एक निगेटिव रिजल्ट मिला। उसका कारण ये है कि एक छोटा सा देश जिसे अपनी सैनिक ताकत पर ज़्यादा घमंड है, जबकि वो एक भी सैन्य युद्ध नहीं जीत पाया है। तो अगर क्वेश्चन आता है भारत पाकिस्तान संबंधों की व्याख्या कीजिए,
तो आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में बताओगे। आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर हुई हों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत की नीति पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।